become death, the destroyer of worlds. नमस्कार दोस्तों, 16 जुलाई साल 1945 सुबह के करीब 5:30 बजे अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के रेगिस्तान में एक बम धमाका होता है। लेकिन ये कोई आम बम धमाका नहीं है। ये पहली बार है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया जा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1। इस न्यूक्लियर टेस्ट को कोड नेम दिया जाता है ट्रिनिटी और इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इस बम धमाके को देखकर ओपेनहाइमर हैरान रह जाते हैं। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था इस एक्सप्लोजन का साइज होगा अराउंड 0.3 किलोटन्स ऑफ टीएनटी, लेकिन एक्चुअल में ये ब्लास्ट इससे 50 गुना ज्यादा खतरनाक था, 15 to 20 किलोटन्स ऑफ टीएनटी। इस धमाके से इतनी भयंकर गर्मी निकली कि वहां मौजूद स्टील का टावर इवेपोरेट हो गया। इसकी शॉक वेव करीब 160 किलोमीटर दूर तक फील करी गई और धमाके से निकला मशरूम क्लाउड करीब 12 किलोमीटर ऊपर तक गया आसमान में। ये सब देखकर ओपेनहाइमर इतने शॉक्ड रह जाते हैं कि भगवत गीता की एक लाइन उनके मुंह से निकलती है, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। Now I am become death, the destroyer of worlds. आप पूछोगे कि ओपेनहाइमर को भगवत गीता के बारे में कैसे पता, तो इसकी बात आगे वीडियो में करेंगे। इन पर एक नई फिल्म आ रही है क्रिस्टोफर नॉलन की, तो मैंने सोचा ये सही मौका होगा इनके ऊपर एक वीडियो बनाने का। क्या थी इनकी कहानी, कैसे इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब को डेवलप किया, क्या ओपेनहाइमर एक हीरो थे या विलन थे, और इन्हें कैसा लगा ये जानकर जब इनकी क्रिएशन की मदद से लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। ये उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे जिसने दुनिया के पहले न्यूक्लियर हथियार बनाए। कहानी इनके बचपन से शुरू होती है। इनका जन्म हुआ था साल 1904 में न्यूयॉर्क शहर में एक जर्मन ज्यूइश परिवार में, और बचपन से ही इन्हें एक चाइल्ड जीनियस माना जाता था। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही ये हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और मिनरलॉजी की इन्हें बहुत जानकारी थी, मिनरल्स की प्रॉपर्टी की। ये इस हद तक नॉलेजेबल थे कि 12 साल की उम्र में ही इन्हें न्यूयॉर्क के मिनरलॉजिकल क्लब में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। आगे चलकर साल 1922 में जब ये हार्वर्ड में पढ़ाई करने के लिए गए तो इन्होंने 4 साल की डिग्री 3 साल में ही खत्म कर दी। अपनी क्लास में ये टॉप पर थे, केमिस्ट्री में मेजर किया और बहुत सारे सब्जेक्ट्स की इन्हें जानकारी थी, फिजिक्स, फिलोसफी, लिटरेचर और इवन ईस्टर्न रिलीजन। लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स में से इन्होंने हार्वर्ड में रियलाइज किया कि इनका असली पैशन फिजिक्स था। आगे चलकर साल 1927 में सिर्फ 23 साल की उम्र पर ये पीएचडी कर डालते हैं, लेकिन इस जीनियस के पीछे छुपी एक डार्क साइड भी थी। इनके दोस्तों का कहना था कि ओपेनहाइमर की सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज थी। ये एक चेन स्मोकर थे और डिप्रेशन का शिकार थे। एक समय पर इन्होंने अपने भाई से कहा था, आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड्स। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहता था और बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में ज्यादा खबर ये रखते नहीं थे। अंटिल अर्ली 1930s में जब एडोल्फ हिटलर का राइज देखने को मिलता है जर्मनी में, ये धीरे धीरे और पॉलिटिकली अवेयर बनते हैं। हिटलर की तानाशाही के चलते बहुत से जर्मन साइंटिस्ट जर्मनी छोड़कर अमेरिका भाग रहे थे। इस लिस्ट में कई बड़े नाम थे, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन फॉन नॉयमान जिन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर को पायनियर किया, लियो सिलार्ड जो कि हमारी कहानी में आगे एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, हांस बेथे जिन्होंने फ्यूजन डिस्कवर किया स्टार्स में, एडवर्ड टेलर जिन्हें फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है, और एनरिको फर्मी जो एक और इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे हमारी आगे की कहानी में। ये सारे साइंटिस्ट मोस्टली जर्मन ज्यूइश थे और क्योंकि ओपेनहाइमर खुद एक जर्मन ज्यूइश परिवार से आते थे, जब इन्होंने ज्यूज पर हो रहे अत्याचारों को देखना शुरू किया तब इनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। साल 1936 का इनका ये कोट है, मैं समझने लगा कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इवेंट्स कितने गहराई से लोगों की जिंदगियों पर असर डालते हैं। मुझे एक जरूरत महसूस हुई कि मुझे भी इस कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये लेफ्ट विंग विचारधारा से प्रभावित होकर कई पॉलिटिकल मीटिंग्स में गए और पैसा डोनेट किया कई लेबर यूनियंस और स्ट्राइकिंग फार्म वर्कर्स को। सितंबर 1939 हिटलर पोलैंड देश को इन्वेट करता है, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको अपने वर्ल्ड वॉर 2 वाले वीडियोस में समझाया था, अमेरिका को इंटरेस्ट नहीं था इस वॉर में इन्वॉल्व होने में, लेकिन फिर भी अमेरिका प्रिपेयर कर रहा था फॉर द वर्स्ट। एक्चुअली हुआ क्या था, वॉर शुरू होने से करीब 1 महीने पहले अगस्त 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सिलार्ड ने एक चिट्ठी लिखी थी अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। इस चिट्ठी में इन्होंने वार्निंग दी अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि हिटलर न्यूक्लियर हथियारों पर काम कर रहा है, हो सकता है कि वो ये एक्सट्रीमली पावरफुल बॉम्ब बनाने में सक्सेसफुल हो जाए, इसलिए अमेरिका को तैयार रहना चाहिए।
ये चिट्ठी पढ़ते ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक एडवाइजरी कमेटी बिठा दी यूरेनियम पर। तुरंत एक्शन लिया गया। साइंटिस्ट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स की एक टीम बनाई गई जिनका काम था यूरेनियम की पोटेंशियल पर रिसर्च करना कि क्या यूरेनियम को एक हथियार में बनाया जा सकता है। इस कमेटी की फाइंडिंग्स के बाद अमेरिकन सरकार ने एनरिको फर्मी और लियो सिलार्ड को फंडिंग देनी शुरू करी। रिसर्च करी जाए कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस आखिर काम कैसे करते हैं, कैसे यूरेनियम के अलग अलग आइसोटोप्स को सेपरेट आउट किया जा सकता है। असल में बात यह है दोस्तों कि यूरेनियम जो नेचुरली पाया जाता है धरती पर, वो यूरेनियम 238 आइसोटोप होता है। 1% से भी कम यूरेनियम एक्चुअली में U-235 आइसोटोप होता है और यही 235 वाला आइसोटोप ही बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। सबसे पहला चैलेंज था इन साइंटिस्ट के सामने कि यूरेनियम 235 को बनाने का कोई तरीका ढूंढा जाए यूरेनियम 238 से। लेकिन जो साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उन्हें कहा गया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को कुछ नहीं बताना, क्योंकि अमेरिकन सरकार को डर था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो सोच है, विचारधारा है, वो बहुत लेफ्ट विंग है। हो सकता है वो एक पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क निकले। वैसे कि आप जानते हो दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे लोगों में से थे जो एक रात में 10-10 घंटे सोया करते थे। वो स्लीप की इंपॉर्टेंस जानते थे और अपने दिन में स्ट्रैटेजिक नैप्स भी लेते थे। इसे आप कंपेयर करो आज के दिन के सोशल मीडिया मोटिवेशनल गुरुज से, जो आपको कहते हैं कि सोने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फ्रॉड कहानियां सुनाते हैं कि कैसे जो सक्सेसफुल लोग हैं वो सिर्फ रात में 5-6 घंटे सोते हैं। ये सब झूठ है। असल बात यह है दोस्तों कि रेगुलर और सफिशिएंट स्लीप हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। कुछ एक्सेप्शंस के अलावा हर इंसान को 7 से 9 घंटे की नींद लेनी जरूरी होती है टॉप हेल्थ पर रहने के लिए, स्पेशली अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज रखना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन करके देखा नहीं है, ऐसे ही प्रैक्टिकल एडवाइसेस मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट कोर्स में भी दिए हैं। स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स जिससे आप अपनी एफिशिएंसी 10 गुना बढ़ा सकते हैं और जिनका इस्तेमाल मैं खुद अपनी जिंदगी में भी करता हूं। हजारों लोग जिन्होंने इस कोर्स को अभी तक लिया है उन्हें बहुत पसंद आया है। ये फीडबैक को देखिए। लोगों ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखा इस कोर्स को लेने के बाद। तो अगर आप भी चेकआउट करना चाहते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के लिए स्पेशल कूपन कोड है OP40। आपको 40% ऑफ मिलेगा इस कोर्स पर। आप में से पहले 400 लोग जो उस लिंक पर जाकर कोर्स को खरीदेंगे, जल्दी से जाके कर सकते हैं। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। ओपेनहाइमर इस वक्त अपनी अलग से रिसर्च कर रहे थे न्यूक्लियर फिजन पर एडवर्ड टेलर और बाकी और साइंटिस्ट के साथ। दिसंबर 1940 यूरेनियम 235 आइसोटोप के अलावा एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है जिसे साइंटिस्ट मानते हैं कि इसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर हथियार बनाने में। इस एलिमेंट का नाम प्लूटोनियम। 11 अक्टूबर 1941 अमेरिकन प्रेसिडेंट एक मैसेज भेजते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को। कहते हैं कि दोनों देशों को साथ में कोलैबोरेट करना चाहिए इन एटॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए। इस बात को 2 महीने भी नहीं बीते थे कि 7 दिसंबर 1941 जापान पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है और अमेरिका की ऑफिशियली एंट्री हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 में। A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऐलान करते हैं कि अमेरिका एलाइज ताकतों का हिस्सा बनेगा जो कि जर्मनी और जापान के खिलाफ लड़ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर 2 वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ बताया है। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक बात क्लियर हो जाती है कि न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने का जो साइंटिफिक मिशन था अब ये एक मिलिट्री मिशन में बदल चुका था। अमेरिका $2.2 बिलियन खर्च करता है इस एक प्रोजेक्ट में। इन्फ्लेशन को अकाउंट में लो, ये आज के टाइम के $24 बिलियन के बराबर है, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए। अमेरिकन मिलिट्री का एक इंजीनियरिंग विंग था जिसे आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स कहा जाता था। ये आर्मी के लिए पोर्ट्स और एयरफील्ड्स जैसी चीजें बनाता था। इनकी इन्वॉल्वमेंट अप्रूव करी जाती है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के द्वारा जून 1942 में। अब इनकी नॉर्थ अटलांटिक डिवीजन का ऑफिस मैनहट्टन में था, न्यूयॉर्क सिटी में। और जब इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली न्यूक्लियर हथियार बनाने की तो इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स सेम बिल्डिंग में 18वें फ्लोर पे बना दिए। इन हेडक्वार्टर्स को नाम दिया गया मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट और इस पॉइंट ऑफ टाइम से ऑफिशियली शुरुआत होती है मैनहट्टन प्रोजेक्ट की। डेट थी 13 अगस्त साल 1942। अगले महीने 17 सितंबर कर्नल लेस्ली रिचर्ड ग्रोव्स को हेड अपॉइंट किया जाता है इस प्रोजेक्ट का और ये डिसीजन लेते हैं कि ओपेनहाइमर को एटॉमिक बॉम्ब के डिजाइन के लीडर के तौर पर अपॉइंट किया जाए। इस प्रोजेक्ट को अंडर कवर रखने के लिए एक सीक्रेट लोकेशन डिसाइड की जाती है, ओक रिज टेनेसी स्टेट में। इस शहर को द सीक्रेट सिटी भी कहा जाता है क्योंकि पूरा का पूरा शहर यहां बसाया जाता है सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए।
हजारों साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और वर्कर्स को इस शहर में मूव किया जाता है और इनका काम सिर्फ एक, यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 बनाया जाए। अब यहाँ न्यूक्लियर फिजन के पीछे जो साइंस है उसकी ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसे मैंने एक्सप्लेन किया था चेरनोबिल वाले वीडियो में। उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं। बात बस ये समझने वाली है यहाँ पर कि यूरेनियम 238 ज्यादा फिजनेबल नहीं है, चेन रिएक्शन नहीं हो पाता जिससे कि एक बॉम्ब बनाया जा सके। यूरेनियम 235 निकालना बहुत जरूरी था यहाँ पर। सिर्फ यूरेनियम 235 ही एक चेन रिएक्शन अंडरगो कर सकता है जिससे कि उसे बनाने की जरूरत पड़ रही थी। प्लान था 4 अलग अलग तरीके ट्राई आउट किए जाए यूरेनियम 238 से 235 बनाने के: गैसियस डिफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन। इन 4 अलग अलग टेक्नोलॉजीज को टेस्ट आउट करने के बाद 2 टेक्नोलॉजीज कुछ हद तक सक्सेसफुल प्रूव होती हैं: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और गैसियस डिफ्यूजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में एक बड़ी सी मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं हम यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से सेपरेट करने के लिए, और गैसियस डिफ्यूजन में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को एक पोरस मेम्ब्रेन से पास किया जाता है जिसमें जो हल्के U235 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास कर जाते हैं, लेकिन U238 के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैवी होते हैं तो वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। इसके अलावा एक अलग लोकेशन पर वॉशिंगटन में प्लूटोनियम की प्रोडक्शन पर भी काम चल रहा था। अब प्लूटोनियम को भी एक्चुअली में यूरेनियम 238 से ही प्रोड्यूस किया जाता है। जब हाइड्रोजन का एक आइसोटोप यूरेनियम 238 से बॉम्बार्ड किया जाता है तो प्लूटोनियम की प्रोडक्शन होती है। बाद में पता चलता है कि प्लूटोनियम एक्चुअली में और भी ज्यादा रेडियो एक्टिव और भी ज्यादा फिजनेबल है एज कंपेयर टू यूरेनियम 235। अब इन दोनों लोकेशंस के अलावा एक तीसरी लोकेशन भी ढूंढने की कोशिश करी जा रही थी, प्रोजेक्ट वाई। ऐसी लोकेशन जहां पर एक्चुअली में काम होगा इन बॉम्ब्स को बनाने का और डिजाइन करने का। जनरल ग्रोव्स एक बहुत ही दूर की रिमोट सी लोकेशन चाहते थे इसके लिए ताकि प्रोजेक्ट सीक्रेट रह सके, और ओपेनहाइमर एग्जैक्टली ऐसी ही एक लोकेशन को जानते थे। एक ऐसी जगह है जहां पर ओपेनहाइमर ने अपनी गर्मियां खुशी खुशी बिताई थी, पहाड़ियों और सुंदर लैंडस्केप्स के बीच, न्यू मैक्सिको स्टेट की पेकोस वैली। इन सारी लोकेशंस को सेट करने के बाद अब बस एक ऑब्वियस सी चीज करनी बची थी, प्रैक्टिकली एक चेन रिएक्शन टेस्ट आउट करना। अभी तक सब कुछ थियोरेटिकल ही चल रहा था, कम से कम कोई ये साबित करके दिखाए कि एटॉमिक बॉम्ब का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता। 2 दिसंबर साल 1942 साइंटिस्ट एनरिको फर्मी यहां पर पहला सक्सेसफुल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक स्क्वॉश कोर्ट में ये एक चेन रिएक्शन चलाते हैं जिसकी मदद से एक बल्ब लाइट अप होता है। The clickety-clack of their instruments proved they had achieved the first human-made nuclear chain reaction. अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आते आते जनरल ग्रोव्स ओपेनहाइमर की काबिलियत से बहुत इंप्रेस हो चुके थे। वो इन्हें प्रोजेक्ट वाई का डायरेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ मिलिट्री के सीनियर मेंबर्स को ओपेनहाइमर पर शक था, वही सेम शक जो एल्बर्ट आइंस्टाइन पर था। ओपेनहाइमर के काफी दोस्त, उनकी वाइफ, इनफैक्ट उनके भाई, सबके सब कट्टर कम्युनिस्ट थे। वो खुद लेफ्ट विंग विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। अमेरिका को डर था कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा इनके देश के खिलाफ हो सकती है, लेकिन इन कंसर्न्स के बावजूद जनरल ग्रोव्स खुद ओपेनहाइमर को पर्सनली सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ओपेनहाइमर के बिना ये प्रोजेक्ट हो नहीं सकता, वो एसेंशियल है इस प्रोजेक्ट के लिए। और इसी के चलते 20 जुलाई साल 1943 ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का लीड बना दिया जाता है। एक एटम बॉम्ब को बनाने में ओपेनहाइमर की एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ी क्रिटिकल मास की कैलकुलेशंस में। क्रिटिकल मास बेसिकली एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मास है यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम का, जो चाहिए होता है एक चेन रिएक्शन कराने के लिए, एक चेन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए। मिनिमम कितनी मात्रा हमें इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की यूज करनी पड़ेगी जिससे एक चेन रिएक्शन हो पाए और एक बम धमाका हो पाए। आज के दिन ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन उस वक्त बहुत सारे अननोन फैक्टर्स थे। यूरेनियम 235 की प्रॉपर्टीज के बारे में हम हार्डली कुछ जानते थे। प्लूटोनियम 239 को तो एक्चुअली में साल 1940 में ही डिस्कवर किया गया था, और साल 1943 के एंड तक सिर्फ 2 मिलीग्राम प्लूटोनियम प्रोड्यूस हो पाया था। इसलिए अमेरिका 2 एटम बॉम्ब्स को यहां पर डेवलप कर रहा था। पहला बॉम्ब जो यूरेनियम 235 पर बेस्ड था, जिसका नाम लिटिल बॉय। इस बॉम्ब का मैकेनिज्म बेसिकली एक गन टाइप डिजाइन है, जिसमें 2 यूरेनियम 235 के मासेस लिए जाते हैं जो सब क्रिटिकल है, क्रिटिकल वैल्यू से कम है, और उन्हें एक दूसरे से तेजी से कंबाइन किया जाता है। इस कॉम्बिनेशन से क्रिटिकल मास रीच हो जाता है और एक फिजन चेन रिएक्शन देखने को मिलता है जिससे एक धमाका होता है। दूसरा बॉम्ब था प्लूटोनियम बॉम्ब, जो कि प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल कर रहा था, और इसका नाम था फैट मैन। इसकी डिजाइनिंग में और मुश्किलें आई।
यहां पर वो गन टाइप डिजाइन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अगर दो प्लूटोनियम के मासेस को एक दूसरे से कंबाइन किया जाता तो वो कुछ ज्यादा ही तेजी से रिएक्शन हो जाता और क्रिटिकल मास पहुंचने से पहले ही ये फिजन रिएक्शन खत्म हो जाता। A plutonium gun bomb will melt, not explode. अब यहाँ पर साइंटिस्ट प्लूटोनियम बॉम्ब के लिए एक अलग डिजाइन क्रिएट करते हैं। प्लूटोनियम के मास को हाई प्रेशर और डेंसिटी के अंदर रखा जाए एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में। एक हॉलो स्फीयर के अंदर प्लूटोनियम का सब क्रिटिकल मास रखा गया और स्फीयर के बाहर एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि एक इम्प्लोजन देखने को मिले उस प्लूटोनियम के मास में। जब बाहर के एक्सप्लोजिव फटते तो प्लूटोनियम पर हाई प्रेशर पड़ता और ये क्रिटिकल मास रीच कर जाता। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया इम्प्लोजन मेथड। अब जो गन मेथड था उसके बारे में साइंटिस्ट पहले से जानते थे, लेकिन ये इम्प्लोजन मेथड पहली बार थ्योरेटिकली बताया गया था। ओपेनहाइमर का मानना था इसे टेस्ट आउट करना जरूरी है एक्चुअली में बम में डालने से पहले। जनरल ग्रोव्स ने पहले कहा कि हम टेस्ट नहीं करवा सकते ऐसी चीजों का, क्योंकि वैसे ही हमने इतना कम प्लूटोनियम प्रोड्यूस किया है, लेकिन ओपेनहाइमर ने कहा टेस्ट यहाँ पर बहुत जरूरी है, तो जनरल ग्रोव्स आखिर मान गए और फिर किया जाता है दोस्तों द ट्रिनिटी टेस्ट। इसी की बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक टेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा जाता है। इस टेस्ट बॉम्ब को नाम दिया जाता है गैजेट। इसमें करीब 13 पाउंड प्लूटोनियम था। एक स्टील टावर की मदद से साइंटिस्ट इस गैजेट को 100 फीट हवा में लटका देते हैं और 16 जुलाई साल 1945 सुबह के 5:30 बजे इस बॉम्ब को डेटोनेट किया जाता है। जैसा मैंने बताया, जितना एक्सपेक्ट किया था ओपेनहाइमर ने, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल निकला ये बॉम्ब। वो स्टील टावर पूरा का पूरा इवेपोरेट हो गया। बम धमाके के बाद एक माइल्डली रेडियो एक्टिव ग्रीन कलर्ड ग्लास की फॉर्मेशन हुई, जिसे ट्रिनिटाइट नाम दिया गया। इस धमाके को देखने के बाद ही था कि ओपेनहाइमर के मुंह से भगवत गीता की कुछ लाइनें निकलती हैं। Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. एक्चुअली में ओपेनहाइमर एक संस्कृत स्कॉलर भी थे और इन्होंने भगवत गीता की पूरी पढ़ाई करी हुई थी अपने ओरिजिनल फॉर्म में। ये भगवत गीता को अपनी जिंदगी की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल किताब बताते हैं। इस ट्रिनिटी टेस्ट को हुए 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि 6 अगस्त साल 1945 में लिटिल बॉय बॉम्ब को हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है। अगर ये काफी नहीं था तो 3 दिन बाद इस प्लूटोनियम फैट मैन बॉम्ब को भी नागासाकी शहर पर गिरा दिया जाता है। इन एटॉमिक बॉम्ब्स को गिराने का क्या असर पड़ा, उसकी बात मैंने डिटेल में हिरोशिमा और नागासाकी वाले वीडियो में करी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का पहला रिएक्शन ये खबर सुनते ही था, वो इज मी। ये एक दुख भरी स्टेटमेंट थी। माना जाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह भी कहा था, मैनकाइंड इन्वेंटेड द एटॉमिक बॉम्ब बट नो माउस वुड एवर कंस्ट्रक्ट अ माउस ट्रैप। ओपेनहाइमर ने हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब के बाद बड़ी खुशी जताई थी। उनका मानना था कि काश ये नाजी जर्मनी के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा पाता। लेकिन जब नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया तब ओपेनहाइमर शॉक में रह गए। 17 अगस्त को ये खुद वॉशिंगटन तक गए सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने, अपने द्वारा लिखी गई चिट्ठी खुद अपने हाथों से देने। इन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये न्यूक्लियर हथियारों पर बैन लगाना चाहते हैं। इन्हें इतना भारी रिग्रेट फील हुआ कि इन्होंने ये क्या कर डाला, क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने इंसानों के हाथों में लाकर यहाँ दे दी है। हिरोशिमा पर गिराए गए पहले बॉम्ब को ओपेनहाइमर एक नेसेसरी इविल मानते थे, लेकिन अब उन्हें डर लगने लगा कि फ्यूचर का क्या होगा, आने वाले टाइम में अलग अलग देश इस टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे। इसी समय के बीच अप्रैल 1945 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट चल बसे थे। अगले अमेरिकन प्रेसिडेंट बनते हैं हैरी ट्रूमैन। नागासाकी पर गिराए जाने वाले बॉम्ब के करीब 2 महीने बाद ओपेनहाइमर को मौका मिलता है प्रेसिडेंट ट्रूमैन से मिलने का। प्रेसिडेंट से मिलकर सीधा उनके मुंह पर ये कहते हैं, I have blood on my hands. और प्रेसिडेंट ट्रूमैन इतना गुस्से में आ जाते हैं ये सुनकर कि उन्हें गालियां देना शुरू कर देते हैं। अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि इस ओपेनहाइमर को इस ऑफिस से बाहर निकालो और मैं इसकी कभी भी शक्ल नहीं देखना चाहता। ओपेनहाइमर आगे चलकर यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ काम करते हैं ऐसे और न्यूक्लियर अटैक्स को रोकने के लिए। वो चाहते थे कि न्यूक्लियर हथियारों पर एक कंट्रोल बनाया जाए। साल 1949 में जब प्रेसिडेंट ट्रूमैन इस कमीशन को अप्रोच करते हैं ये आइडिया लेकर कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब भी हमें बनाना चाहिए, तो ओपेनहाइमर सख्ती से उसे अपोज करते हैं। लेकिन इस ऑपोजिशन का ज्यादा कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि अमेरिका आगे चलकर एक हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप करता है और टेस्ट भी करता है साल 1952 में।
एडवर्ड टेलर वो साइंटिस्ट थे जिसने मदद करी इस हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाने में और इन्हें फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब करके बुलाया जाता है आज। ओपेनहाइमर की इस रेजिस्टेंस के चलते और उनकी लेफ्ट विंग विचारधारा की वजह से उनकी नौकरी उनसे छीन ली जाती है। अपनी बची हुई जिंदगी वो एकेडमिक प्रोफेशन में ही बिताते हैं और दुनिया भर में जाकर लेक्चर्स देते थे। इवन दो उन्हें नोबेल प्राइज के लिए 3 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन वो एक भी नहीं जीत पाए। साल 1965 में थ्रोट कैंसर की वजह से ओपेनहाइमर का देहांत होता है सिर्फ 62 इयर्स की एज पर, जो कि कोई हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि ये भयंकर चेन स्मोकर रहे थे थ्रू आउट हिज लाइफ। आज के दिन 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, फ्रांस, यूके, इजराइल, रशिया और नॉर्थ कोरिया। लेकिन अच्छी चीज ये है कि पिछले 80 सालों में दोबारा से कोई और न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया है। वीडियो पसंद आया तो चेरनोबिल की पूरी कहानी जान सकते हैं इस वीडियो में यहां क्लिक करके। थोड़ा और न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में आप समझ पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।